सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य उन सब लोगों पर एक करारा तमाचा है जो न्यायपालिकाओं, कोर्ट कचहरी को ताक पे रख के बुलडोजर की गंदी राजनीति कर रहे थे। मेरा अपना मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने नफरत की तरह जो बुलडोजर को यूज किया जा रहा था एक समुदाय विशेष के खिलाफ, एक वर्ग विशेष के खिलाफ, उस पर रोक लगाई है। ये असलियत है कि बुलडोजर चलाने जैसे काम अराजक तत्व, गुंडे, मवाली करते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। मैं आशा करती हूं कि योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उनकी जो सस्ती कॉपीज बीजेपी में मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक है, वो लोग इस तरह की हरकत करने से अब बाज आएंगे। बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है, किसी का आशियां उड़ाना असंवैधानिक है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी और आज के फैसले के बाद ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए। खुद पूरी एक तरीके से चार्जशीट और यूं कहें रिपोर्ट कार्ड रखी थी। अब सरकार पलटवार कभी खुद प्रधानमंत्री ने कल कहा कि मेरी इंसल्ट करते हैं विरोधी, लेकिन मैंने ये चूज किया कि मैं किसी को कुछ जवाब नहीं दूंगा। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि कुछ भी अपोजिशन कहती रहे और अपनी बातों वक्तव्यों से जारी रखे, बट हम काम करना चाहते हैं और हमारा मेक इंडिया विकसित भारत बनाना जो है वो हमारा स्वप्न है। और 100 साल में, और माफ कीजिएगा 100 दिन के अंदर, क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में कहें कि पहले ही ओवर के अंदर पूरी तरीके से देश को जैसे चलाया है, तो वैसे ही जैसे हार्ड हिटिंग करी जाती है ऐसे हमने देश को चलाया। हार्ड हिटिंग तो देखिए ऐसी हो गई कि पहले 100 दिन में आतंकवाद के करीब 26 मामले जम्मू कश्मीर में अकेले हो गए। पहले ही 100 दिन में हमने देखा कि 38 ट्रेन रेल हादसों का शिकार हुई, 21 लोगों की मौत हुई, 21 जांबाज हमारे शहीद हुए। पहले ही 100 दिन में 157 महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध के, जघन्य रेप के मामले सामने आए। पहले ही 100 दिन में हमने देखा कि किस तरह से रुपया टूटा, लोग बेरोजगार हुए और भारत की अर्थव्यवस्था और चरमरा गई। पहले ही 100 दिन में हमने देखा कि महंगाई जो थी वो और बढ़ती जा रही है, सीएनजी का दाम बढ़ा, एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा, हर चीज का पैसा बढ़ता जा रहा है। हमने देखा कि कैसे पहले ही 100 दिन में नरेंद्र मोदी ने एक बार भी ना मणिपुर की सुध ली, ना लद्दाख की सुध ली। पहले ही 100 दिन में हमने वो सब इस देश में होते हुए देखा जो पहले हमने कभी नहीं देखा था, चाहे वो मोदी जी का यू टर्न हो एक के बाद एक फैसले पर, चाहे मोदी जी का लोगों को एक एक बैसाखियों पर आश्रित हो जाना हो। तो मेरा अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है वो अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, अनिर्णायकता से घिरा हुआ है। ये लोग तो ऐसी बातें कहेंगे ही, लेकिन इस देश के बेरोजगार जो आपके जन्मदिन के दिन आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, उनको जवाब दीजिए ना। ये तो हम नहीं मना रहे, ये तो लोग कह रहे हैं। इस देश के युवाओं को लगता है कि पंडित नेहरू का जो जन्मदिन है वो बाल दिवस है, मौलाना आजाद का जन्मदिन शिक्षा दिवस है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन राष्ट्रीय छात्र दिवस है, उसके बाद चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन राष्ट्रीय किसान दिवस है, बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन राष्ट्रीय समानता दिवस है। आपके जन्मदिन को सब लोग मना रहे हैं राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। तो थोड़ी शर्म आपको आनी चाहिए। काम हम नहीं कर रहे हैं, देश की जनता आपको एक बात कह रही है। और मेरा अपना मानना है कि चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, तो एक ही तरह की बातें करेंगे ना। ये कैसे बताएंगे कि इनके राज्य में लगातार पुल टूट रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, टूट टूट कर शिवाजी की मूर्ति बिखर रही है, नया संसद चू रहा है, राम मंदिर चू रहा है, टपक रहा है उसकी छत। ये कैसे बोलेंगे इन बातों को? मैम इसके अलावा तो मणिपुर पे भी उन्होंने कहा है कि 3 दिन पहले वहाँ अशांति थी, लेकिन अब वहाँ शांति है। कूकई हूँ, मैतई हूँ, इन सबसे हम लोग बात कर रहे हैं और करेंगे। शायद थोड़ी सी शर्म अमित शाह को ये बोलने से पहले आनी चाहिए थी। इस देश का एक राज्य है, ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, सिविल वॉर जैसी कंडीशंस बनी हुई हैं। और अमित शाह कह रहे हैं कि 3 दिन पहले अशांति थी, अब शांति हो गई है। 16 महीने से मणिपुर जल रहा है, पिछले 2 हफ्ते में 12 लोगों की मौत हुई है, इंटरनेट अभी भी बैन है, कई जिलों में आज भी कर्फ्यू लगा हुआ है। असलियत यह है कि मणिपुर में अब युवाओं के हाथ में आरपीजी है, ड्रोन और रॉकेट से हमले हो रहे हैं, सशस्त्र बलों को हमला करके उनके हथियार छीने जा रहे हैं। किस तरह की बातें अमित शाह कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार बिल्कुल मुगालते पर है, मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। और असलियत यह है कि मणिपुर का जलना इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता की निशानी है। आखिरी सवाल, कांग्रेस के अध्यक्ष जो बयान राहुल गांधी को लेकर दिए हैं उस पर सख्त कार्रवाई वो करें, और ये भी मांग करी है कि इस तरीके की अगर बातों पे कार्रवाई नहीं होती है तो ये समझा जाएगा कि आपकी शय है। लोकतंत्र में जहां पर हिंसा की लेशमात्र जगह नहीं है,
वहां पर एक आदमी कहता है राहुल गांधी की जबान काट के ले आओ, मैं 11 लाख दूंगा। दूसरा आदमी कहता है कि राहुल गांधी का वो हाल होगा जो उनकी दादी का हश्र हुआ। तीसरा आदमी राहुल गांधी जी को आतंकी बुला रहा है। चुने हुए सांसद को, नेता प्रतिपक्ष को इस तरह की बयानबाजी करना उनके खिलाफ, क्या बीजेपी इसका समर्थन करती है? क्या जो लोग राहुल गांधी को आतंकी बुला रहे हैं वो उन लोगों का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं जिन्होंने राहुल गांधी को चुना है? क्या वो समूचे विपक्ष को आतंकी नहीं कह रहे हैं? और मेरा अपना मानना है कि जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद इसी घृणा के चलते राजीव जी की, इंदिरा जी की, महात्मा गांधी की शहादत हुई, ऐसे में हम इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उद्वेलित है, परेशान है, कैसे हम इन चीजों को बर्दाश्त करें? और अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस पर एक्शन नहीं लेते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं, इन दरिंदों को चुप नहीं किया जाता है, तो हम ये मानेंगे कि उनके निर्देश पर हो रहा है, उनके संरक्षण पे हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष को आपकी बातों से भले कोई भरोसा ना पड़े, लेकिन कांग्रेस जैसे मेरे कार्यकर्ता इससे नाराज हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। हमें चिंता है अपने नेता की, क्योंकि आप पर भरोसा नहीं है। आपका इतिहास इतना सियाह है कि आप ही की आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी। आप ही के लोग हर साल गांधी का पुतला बनाते हैं, उस पर गोलियां चलवाते हैं। आप ही के लोग नफरत और हिंसा को संरक्षण देते हैं। आरएसएस की पाठशाला से निकले मोदी जी को उनकी मौन स्वीकृति है, हम इसको स्वीकार बिल्कुल नहीं करें।